हेलो दोस्तों, हमारे लकी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राजू शर्मा आपके सामने साइंस के बेसिक्स के साथ साथ और इस चैप्टर को कवर करने का प्रयास करूंगा। मैंने अधिकांश बेसिक्स तो आपको पहले ही बता दिए थे, कुछ बेसिक्स रह गए थे वो थोड़ा बताएंगे। उसके बाद हम विधिवत रूप से इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, लेकिन वास्तव में ये चैप्टर है 5वें नंबर का। ठीक है, कुछ आयंस वगैरह के बारे में कुछ बातें रह गई थी, यौगिक कैसे बनाते हैं वो आप थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कुछ आयंस वगैरह, और जैसे Fe+2 Fe+3 मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादा डीप में बताएंगे तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा। सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, या ये धनायन हो गए। इधर अगर ऋणायन की बात करें हम, ऐसे बहुत सारे में 2-4 एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूँ। एल्यूमिनियम का Al+3 ये धनायन हो गए। इधर ऋणायन की बात करें, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड या सल्फाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो इस तरह से। सल्फेट ले लीजिए, SO4 -2, नाइट्रेट NO3 कार्बोनेट CO3 -2। तो ये बार बार आपको परेशान करेंगे। या और ले लीजिए तो पोटेशियम ले सकते हैं। तो हम बनाते कैसे हैं, बार बार मैं बोलूंगा बेरियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो आपको परेशानी, बहुत से बच्चों को परेशानी आती है। जैसे किसी ने बोला एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनियम का है एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसके ऊपर आवेश कितना है +3, और यहाँ पर क्लोराइड का क्या होता है Cl, माइनस का मतलब -1। तो करते क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, प्लस और माइनस का यहाँ पर कोई काम नहीं होता। तो एक इसके ऊपर जो संख्या होती है उसको इसके नीचे लिख देते हैं, यानी उसकी टोपी इसके पैर, उसकी टोपी इसके पैर, ऐसे करके। तो यानी Al, और यहाँ एक है, एक को लिखते नहीं है, Cl, और 3 यहाँ आ गया, यानी AlCl3। ये कुछ बेसिक्स है जो जनरली 9th में अधिकांश बच्चे कर लेते हैं, और जो बच्चे इनको नहीं जान पाते उन बच्चों को यौगिक बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है बहुत। अब जैसे हम बात करते हैं, किसी ने बोला सोडियम कार्बोनेट, ये मैं यहाँ पर ध्यान रखना, कुछ ही धनायन और ऋणायन को मिलाकर मैं यौगिक बनाना सिखा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे होते हैं, पूरी की पूरी टेबल होती है। मैं कुछ ही मेन जो काम में आते हैं वो बता रहा हूँ। सोडियम का देखिए, सोडियम का कहाँ है Na+। कार्बोनेट का होता है, कहाँ गया कार्बोनेट, ये रहा। CO3 का CO3 -2, मैंने आपको बताया था प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता। इस 2 को यहाँ 1 को लिखते नहीं है, तो क्या बना Na, और 2 इधर लिखेंगे 2, CO3, और 1 को लिखते नहीं है। उसके अलावा और देख लीजिए, यहाँ पर अगर और हम बढ़ाएं तो फॉस्फेट होता है PO4 -3। इसको और देख लेते हैं। हम बात करें कैल्शियम फॉस्फेट, अगर इसको बात करें तो कैल्शियम फॉस्फेट क्या हुआ, Ca+2। देखिए कैल्शियम कहाँ है, ये रहा, कैल्शियम का +2। फॉस्फेट का क्या होता है PO4 -3। अब प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, 3 को इधर लिखेंगे, 2 को इधर लिखेंगे, तो क्या है Ca3PO4। अब बड़ी दिक्कत आती है, ये बहुपरमाणविक आयन है, इसमें P और O यानी 2 अलग अलग तत्व इसमें उपस्थित हैं, या फिर परमाणु उपस्थित हैं। इसलिए जब ऐसी कंडीशन कभी आ जाती है, दोनों बड़े बड़े आपको लेटर दिखते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट लगाना पड़ता है, जिसको हम होल बोलते हैं, होल। यहाँ 2 है, इसको नीचे लिखेंगे, यानी Ca3PO4 का होल ट्वाइस। और देखिए ये बहुत आता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का होता है Ca+2,
Ca+2। ऑक्साइड का क्या है, O-2, O-2। अब 2 को इधर लिखेंगे, 2 को इधर लिखेंगे, अगर उनका रेशो निकालें Ca2O2 यानी 2 ये इधर आया, ये इधर आया, Ca2O2, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, यानी 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 को लिखते नहीं है तो सीधा आ गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस तरह से हम कुछ, ये मैंने आपको बता रखे हैं। यहाँ पर देखिए आयरन यानी लोहा, लोहे के ऊपर आवेश 2 भी होता है, 3 भी होता है, यानी 2 प्रकार के आवेश होते हैं। कम आवेश है यानी कम आवेश वाले तत्व के नाम के पीछे अस लगा देते हैं और बड़े वाले के पीछे लगाते हैं एक। तो इसको बोलेंगे, वैसे तो होता है फेरम, इसको बोलेंगे फेरस, इसको बोलेंगे फेरिक। इसको कॉपर को क्यूप्रम बोलते हैं तो इसको बोलेंगे क्यूप्रस, इसको बोलेंगे क्यूप्रिक। तो जिसकी संयोजकता कम है, आवेश कम है, उसके लिए तो अस प्रत्यय लगाते हैं, और जिसके ऊपर आवेश ज़्यादा है उसके पीछे क्या लगाते हैं एक। तो इस पहले वाले को बोलेंगे फेरस और दूसरे वाले को बोलेंगे फेरिक। तो इस प्रकार से, और देखिए और बनाइए, हमने बोल दिया फेरस सल्फेट। तो फेरस के लिए ये वाला आएगा पहले वाला, ना कि ये वाला, ये फेरिक के लिए आता है Fe+2। सल्फेट का देखिए क्या होता है, सल्फेट का SO4-2। 2 को यहाँ लिखेंगे, 2 को यहाँ लिखेंगे, या तो ऐसे करिए, या फिर प्लस और माइनस का यहीं पे ही उसको न्यूट्रलाइज कर दो, यानी उदासीन कर दो, काट दो, यहीं काट दो, सीधा आ जाएगा FeSO4। Fe2 और SO4 ये बहुपरमाणविक आयन है, इसलिए इसके आगे 2 आएगा, तो 2 से 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल, या फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो सीधा क्या आ गया FeSO4। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे जितने भी और के हमारे यौगिक होते हैं उन यौगिक को बनाना सीख। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का क्या होता है Na+, क्लोराइड का क्या होता है Cl-, एक प्लस है एक माइनस है, काट दो यहीं की यहीं, तो सीधा आ गया NaCl। तो इस तरह से बहुत प्रकार के यौगिक। तो किसी के नीचे तो ध्यान रखो, सोडियम क्लोराइड में, सोडियम क्लोराइड ऐसे बनेगा NaCl, यहाँ पे कुछ भी नहीं है नीचे, और सोडियम कार्बोनेट बनेगा Na2CO3, तो यहाँ 2 आ गया। तो ये कैसे आता है, उसकी संयोजकता को इसके नीचे, इसकी संयोजकता को इसके नीचे, यानी उसके आवेश को इसके नीचे, इसके आवेश को उसके नीचे लिख देते हैं। और अगर सरलीकरण हो रहा हो, सरल कट रहा हो कहीं पे, तो उसको काट देते हैं। तो ये एक लास्ट टॉपिक बचा था जो हमें बताना था, थोड़ा जल्दी मैंने बताया है। ये वैसे आपको 9th में काफ़ी प्रैक्टिस होगी इसकी, और अगर आपकी प्रैक्टिस पूरी नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, यानी नंबरिंग से हम बात करें तो ये 5वें नंबर का चैप्टर है, लेकिन केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। अब देखिए, हाँ तो बच्चों चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अब हम, दैनिक जीवन में रसायन इस चैप्टर का नाम है। तो रसायनों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। आप जानते हो हमारे चारों तरफ बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती हैं। दूध का दही में बदलना, लोहे पर जंग लगना, दवाइयाँ होती हैं, दवाइयाँ बॉडी में जाती हैं, वो केमिकल रिएक्शन करती हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी में भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएँ होती रहती हैं, एंजाइम काम करते हैं, भोजन का पाचन होता है, हार्मोन्स। तो इस प्रकार, और हम देखते हैं कलर होते हैं, उनके अंदर जो कि सफ़ेदी होती है तो उनमें केमिकल रिएक्शन होती है। तो यानी रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे चारों तरफ फैली हुई हैं, जहां हम देखते हैं वहां हमें रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे भोजन के अंदर होती हैं। भोजन सड़ जाता है, बदबू मारने लगती है, किण्वन क्रिया होती है, गोबर सड़ के खाद बनाता है। तो इस प्रकार रसायनों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। रसायनों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स समझेंगे इस चैप्टर की। उस बेसिक्स में पहला बेसिक्स आता है यौगिक। यौगिक के बारे में बात करेंगे। तो यौगिक जो होता है, यौगिक क्या होता है, देखिए यौगिक मैंने वैसे ही बताया था, अब फिर मैं आपको बताता हूँ यौगिक। हाँ तो बच्चों, यौगिक के बारे में वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, फिर एक बार वो बताता हूँ।
दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। और यौगिक जो होता है, यौगिक को रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? एक होता है अम्ल, दूसरा होता है क्षार और तीसरा होता है लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण। सबसे पहले हम आते हैं अम्ल पर। अम्ल, अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। एसिड जो वर्ड आया है, शब्द आया है, ये लैटिन भाषा के, एक लैटिन भाषा होती है, लैटिन भाषा के एसिड्स या एसिडस एक शब्द से आया है ये एसिड। और एसिडस का अर्थ होता है खट्टा। तो इस प्रकार अम्ल शब्द का अर्थ होता है खट्टा। अब अम्ल का यदि हम वर्गीकरण करें तो अम्ल का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला हम वर्गीकरण करें, अम्ल को बांटें तो प्राप्ति स्रोत के आधार पर, प्राप्ति स्रोत के आधार पर, प्राप्ति स्रोत के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कार्बनिक अम्ल और दूसरे होते हैं खनिज अम्ल। कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल किन्हें कहेंगे? पेड़ पौधे व जंतुओं से प्राकृतिक रूप से प्राप्त अम्ल कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। ये अम्ल बहुत ही दुर्बल प्रकृति के होते हैं। इन अम्लों को खाया भी जा सकता है, शरीर में यूज लिया जा सकता है, काम में लिया जा सकता है। इनका हमारे शरीर पर कोई दुष्प्रभाव सामान्यतः देखने को नहीं मिलता, कुछ अपवादों को छोड़कर। तो कार्बनिक अम्ल। दूसरे हैं खनिज अम्ल। खनिज अम्ल किन्हें कहते हैं? पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त जो खनिज होते हैं, उन खनिजों से कृत्रिम रूप से तैयार जो अम्ल होते हैं, उन अम्लों को बोलते हैं खनिज अम्ल। ये खनिज अम्ल बहुत ही प्रबल प्रकृति के होने के कारण अत्यंत संक्षारक होते हैं, जो हमारी त्वचा को भी जला सकते हैं। अतः इन्हें खाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। खनिज अम्ल। कार्बनिक अम्ल की बात करूं मैं तो कार्बनिक अम्ल में कौन कौन से अम्ल आते हैं? जैसे हम बात करते हैं लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक बोल दो या ऑक्जेलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। बहुत सारे हैं, आपके कोर्स में जो होंगे वही मैं बताऊंगा। ग्लूटेमिक अम्ल, उसके अलावा ग्लाइकोलिक अम्ल, बहुत तरह के अम्ल होते हैं। मैलिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक, ऑक्सैलिक, मैलिक, एसिटिक। उसके अलावा हम मेथेनोइक अम्ल की बात कर सकते हैं। मेथेनोइक अम्ल, जिसे हम सामान्य भाषा में जिसका नाम होता है फार्मिक अम्ल। अब इनके प्राप्ति स्रोत देखिए। लैक्टिक अम्ल होता है दूध या खट्टे दूध बोलो, खट्टे दूध व दही में। टार्टरिक अम्ल होता है इमली में। ऑक्सैलिक अम्ल होता है टमाटर में। मैलिक अम्ल होता है सेब में। एसिटिक अम्ल होता है सिरका में, चाउमीन में डालते हैं जिसे। मेथेनोइक अम्ल, अब ये ध्यान रखना है, लाल चींटी के डंक में, डंक या फिर एक पौधा आता है नेटल पौधा होता है, उसकी पत्तियों में भी छोटे छोटे बाल नुमा संरचनाएं होती है, उनमें भी ये पाया जाता है नेटल। एक और रह गया सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक बोल लो या फिर इसी को प्रोनाउंसिएशन का फर्क होता है साइट्रिक अम्ल। ये होता है नींबू व संतरा, खट्टे फल जो होते हैं नींबू संतरा में। तो ये आपके ये रटे होने चाहिए। कार्बनिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध व दही में होता है, टार्टरिक अम्ल इमली में, ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में, मैलिक अम्ल सेब में, एसिटिक अम्ल सिरका में, मेथेनोइक जिसे फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं लाल चींटी के डंक में या नेटल पौधे के डंक में,
और सिट्रिक अम्ल जो होता है नींबू और संतरा में पाया जाता है। ये इसके बाद हम बात करते हैं खनिज अम्लों पर। खनिज अम्ल कौन कौन से हैं? पहला आ गया, हम जो आपके कोर्स में है वही उसी पर ध्यान देंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका फॉर्मूला क्या अणुसूत्र है? HCl। अब उसके बाद दूसरा आता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। तीसरा आ गया नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, इसका फॉर्मूला HNO3। इनके अब दूसरे नाम की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नमक का अम्ल या नमक का तेजाब भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक का अम्ल कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही अम्लों का राजा भी कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड्स। नाइट्रिक अम्ल को शोरिक का अम्ल भी कहा जाता है। तो इन तीनों के अलग अलग नाम भी याद होने चाहिए आपको। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, तीनों के फॉर्मूले आपको सूत्र याद होने चाहिए, HCl, H2SO4, HNO3। उसके अलावा एक खनिज अम्ल और है कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H2CO3। ये कार्बोनिक अम्ल जो होता है ये एकमात्र क्या होता है? कार्बनिक अम्ल होता है, दुर्बल खनिज अम्ल तो प्रबल प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन एक दुर्बल खनिज अम्ल का उदाहरण है कार्बोनिक अम्ल। कंफ्यूज मत हो जाना कार्बनिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल में, यहाँ पर दोनों के नाम एक जैसे दिखते हैं, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो ये प्राप्ति स्रोत के आधार पर अम्लों के हमने प्रकार देखे। अब अम्ल के बारे में कुछ सामान्य बातें करते हैं कि अम्ल जनरली अम्ल किन्हें कहते हैं। आपने 8th 9th स्टैंडर्ड में देखा होगा अम्ल किन्हें कहते हैं। अम्ल कहते हैं भाई वे पदार्थ जो खट्टे हों, बोलते हैं चखने में स्वाद में खट्टे हों, नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हों, यानी नीले लिटमस पत्र को क्या बदल दे, कैसे कर दें, उसे लाल कर देते हों। उसके अलावा pH मान उनका 7 से कम हो, जल में आसानी से घुल जाने वाले हों, क्षारकों की या क्षारों की निश्चित मात्रा व सांद्रता के साथ क्रिया करने के पश्चात उसे उदासीन करने की क्षमता रखते हों। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज, अगर ये कुछ गुण जिस पदार्थ में पाए जा रहे हों, उन्हें हम सामान्यतः क्या बोल देते हैं? अम्ल बोल देते हैं। अब अम्ल की भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने क्या दी थी? कुछ परिभाषाएं तय की थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने बताया था प्राप्ति स्रोत के आधार पर, एक और दूसरा होता है आयनन के आधार पर। वो आयनन के आधार पे हम थोड़ा देर में पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्षार के बारे में कुछ हल्की सी जानकारी ले लेते हैं। क्षार को हम बेस बोल देते हैं, एल्कली भी बोलते हैं इनको, क्षार। अब क्षार के कुछ सामान्य लक्षणों की बात करें तो क्षार क्या होता है? स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने पर साबुन की तरह चिकने लगते हैं, ये भी जल में घुलनशील होते हैं। हाँ, एक और दोनों की बात करें, अम्ल भी और यहाँ भी क्षार भी, इनका जलीय विलयन विद्युत का क्या करता है? चालन करता है, यानी उनमें आसानी से विद्युत प्रवाहित हो जाती है। और क्षार अम्ल के जो गुण था वही क्षार का, यानी अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण व जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ऐसे ही क्षार के बारे में बोल सकते हैं, क्षार अम्लों से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। एक ध्यान रखना है, अम्ल के लिए शब्द याद रखेंगे अनिल कपूर, अनिल। क्षार के लिए शब्द याद रखेंगे छलनी। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आ का मतलब अम्ल और नी का होता नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं, छलनी। क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं। तो इस प्रकार क्षार के बारे में कुछ बेसिक्स, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें, ये प्रॉपर्टी, ये गुण जिस पदार्थ में होंगे उन्हें जनरली हम सामान्यतः बोल देंगे क्षार है ये। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं लवण की। लवण क्या होता है? लवण की हम परिभाषा की बात करें तो अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है, उस यौगिक को हम क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। एक विशेष प्रकार की परिभाषा है, ऐसा नहीं है कभी भी लवण की परिभाषा ये जिंदगी में नहीं बोलनी है कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं, बिल्कुल 100% गलत परिभाषा है।
तो परिभाषा हमें क्या बोलनी है, अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है, उस यौगिक को बोलते हैं लवण। लवण, अब लवणों की विशेषताएं, हम लवणों की बात करें तो लवण जो होते हैं ये भी विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, यानी विद्युत का चालन इनमें भी आसानी से होता है। सामान्यतः ये क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं। ये भी जल में जनरली सामान्यतः ये जल में क्या हो जाते हैं, घुलनशील होते हैं। तो ये कुछ लक्षण या कुछ गुण लवणों में पाए जाते हैं। अब लवणों से संबंधित एक परिभाषा और है, छोटी सी परिभाषा, क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल, वो परिभाषा भी हम देखते हैं। क्रिस्टलन जल क्या होती है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसे, क्रिस्टलन जल। ये क्या है क्रिस्टलन जल? लवण के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। एग्जाम्पल से ये बात समझ में आएगी कि ये क्या चीज़ है। जब तक इसको मैं मिटाता हूँ और हाँ, तो बच्चों क्रिस्टलन जल के बारे में हम पढ़ रहे थे। क्रिस्टलन जल क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। CaSO4 डॉट 2H2O, CuSO4 डॉट 5H2O, FeSO4 डॉट 7H2O, Na2CO3 डॉट 10H2O, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये क्रिस्टलन जल को हम क्या समझेंगे, देखिए ये यहाँ पर CaSO4 एक लवण का एक सूत्र इकाई है, एक पूरा की पूरा एक इकाई है। ऐसा मत सोचना Ca अलग है, SO4 पूरा की पूरा एक इकाई है, लवण का एक क्रिस्टल है। इस लवण के क्रिस्टल में जल के कुछ निश्चित अणु, कभी कभी निश्चित अणु क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इन निश्चित अणुओं को ही क्या बोल देते हैं हम, ये जहाँ पर देखें CaSO4 के साथ में 2 जल के अणु जुड़े हुए हैं, CuSO4 के साथ 5 जल के अणु जुड़े हुए हैं, FeSO4 जैसे फेरस सल्फेट बोलते हैं इसको, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट के साथ 7 जल के अणु जुड़े हुए हैं। यहाँ देखिए सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसे, सोडियम कार्बोनेट के साथ में जल के कितने 10 जल के अणु जुड़े हुए हैं। उसके अलावा पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ में जल के कितने 24 अणु जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। इसको हम पोटाश एलम या फिटकरी भी बोल देते हैं, पोटाश एलम। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड के लिए, फिटकरी का अणुसूत्र लिखो, बहुत बढ़िया, क्योंकि पहले बहुत पूछा जाता था ये, अब तो काफ़ी कॉमन हो गया है, लेकिन पहले काफ़ी पूछा जाता था। तो देखिए इसमें क्या है, ये लवण का एक सूत्र इकाई है, इसमें जल के निश्चित अणु जुड़े हुए हैं। ये जो जल के अणु जुड़े हुए हैं, ये इन जल के अणुओं को ही क्या बोल देते हैं, क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल होता है ये लवण की क्रिस्टल इकाई का ही एक अंश होता है, और चूँकि ये लवण में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, ये अन्य स्थान पर होता है, यानी मुक्त अवस्था में नहीं होता, इसलिए ये क्रिस्टल को गीला भी नहीं करता। जिन लवणों में क्रिस्टलन जल उपस्थित होता है वो शुष्क दिखाई देते हैं, सूखे दिखाई देते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है लवण के क्रिस्टल को एक निश्चित आकृति प्रदान करना, और कभी कभी कुछ केसों में रंग भी प्रदान करना है। ये इनका कार्य होता है क्रिस्टलन जल का। तो ध्यान रखो, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला तो रटना ही होना चाहिए। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, फिटकरी में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या बताइए, तो संख्या 24 होती है, ठीक है। तो क्रिस्टलन जल। अब इसके बाद बच्चों अम्ल और क्षारों के प्रकार हम देखेंगे, वो किसके आधार पर, वो देखेंगे आयनन के आधार पर। आयनन के आधार पर वह अम्ल व क्षारकों के प्रकार, आयनन के आधार पर। तो आयनन के आधार पर अम्ल और क्षार जो होते हैं, दोनों को दो दो भागों में दो दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होगा दुर्बल अम्ल।
ठीक इसी प्रकार से क्षार की बात करें हम तो प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल, नाम ज़्यादा प्रबल, जिसमें बल ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। प्रबल का मतलब है ऐसे अम्ल जो जल की उपस्थिति में आसानी से, जल में आसानी से क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं और अधिक संख्या में आयन मुक्त करते हैं। और कौन से आयन, वो हम इसके बाद एक टॉपिक आने वाला है, एक अवधारणा आने वाली है एक वैज्ञानिक की, स्वांते आर्यनियस की। वो महोदय बोलते हैं कि भाई जल में घुलकर अम्ल तो क्या है, H+ आयन निकालते हैं, हाइड्रोजन धनायन मुक्त करते हैं। वो हम पढ़ेंगे इसके बाद। अभी फिलहाल समझिए प्रबल और दुर्बल अम्ल क्या है। ऐसे अम्ल जल में घुलकर बहुत अधिक संख्या में, जल में एक तो पूरी तरह से आयनित हो जाए, अधिक संख्या में H+ आयन मुक्त करते हैं, ऐसे अम्लों को क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल। और ऐसे अम्ल, दुर्बल का मतलब जो कम संख्या में H+ आयन मुक्त करें, आंशिक रूप से क्या रहें, आयनित हों, और कुछ मात्रा में अवियोजित रूप से क्या हो, जलीय विलयन में उपस्थित हों, तो ऐसे अम्लों को बोलते हैं दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल के जनरल उदाहरण हम देखते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, जो हमारे काम आएंगे। अब दुर्बल अम्ल की हम बात करें तो दुर्बल अम्ल में क्या आएगा, CH3COOH एसिटिक अम्ल। हमने देखा था सिरका में उपस्थित एसिटिक अम्ल का सूत्र है ये H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। उसके बाद हम बात कर सकते हैं H2SO3, ये अपने में है नहीं है, लेकिन इसको छोड़िए आप सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं इसे, लेकिन इसे छोड़िए, आपके लिए ये दो ही काम आ जाएंगे, एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। ये तो अभी अभी मैंने नाम बताए थे, इनका नाम बता देता हूँ। ये है एसिटिक अम्ल और इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। ये चैप्टर चल रहा है। अगर आपको प्रबल और दुर्बल अम्ल, प्रबल और दुर्बल क्षार के एग्जाम्पल याद नहीं है तो आगे बहुत दिक्कत आने वाली है। ये 101% क्लियर बात है। ये प्रबल क्षार की बात करें, नाम से पता लगा प्रबल, तो इसका मतलब अधिक मात्रा में और जल में पूरी तरह से। ये वर्ड तो लगाना है, जल में पूर्ण रूपेण और अधिक मात्रा में। तो प्रबल क्षार, क्षार के साथ में याद रखना है आपको OH- यानी हाइड्रोक्सिल ऋणायन या हाइड्रोक्साइड आयन भी बोल देते हैं। तो क्या बोलेंगे, ऐसे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर, पूर्ण रूप से आयनित होकर अधिक संख्या में OH- आयन मुक्त करते हैं, ऐसे क्षार को क्या बोलते हैं, प्रबल क्षार। प्रबल क्षार। और दुर्बल क्षार की बात करें, दुर्बल कम आंशिक रूप से, दुर्बल का मतलब आंशिक रूप से और कम संख्या में। दुर्बल का मतलब आंशिक रूप से कम संख्या में, प्रबल का मतलब पूर्ण रूपेण अधिक संख्या में। तो बात करें दुर्बल क्षार, ऐसे क्षार जो जल में कम कम घुलते हैं, आंशिक रूप से घुलते हैं, आंशिक रूप से आयनित होते हैं, आयनों में बढ़ते हैं और कम संख्या में OH- आयन देते हैं। प्रबल क्षार तो अधिक संख्या में OH- आयन देंगे, अधिक संख्या में। ये है दुर्बल क्षार, कम संख्या में OH- आयन उत्पन्न करेंगे, निकालेंगे, रिलीज करेंगे। एग्जाम्पल NaOH एंड KOH। दुर्बल क्षार की एग्जाम्पल की बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और एक आप लीजिए NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो प्राप्ति स्रोत के आधार पे और आयनन के आधार पे, तो प्राप्ति स्रोत के आधार पे हमने अम्ल पढ़े थे, कार्बनिक अम्ल, खनिज अम्ल। कार्बनिक अम्ल आसानी से क्या हो जाते हैं, कार्बनिक अम्ल पेड़ पौधों और प्राणियों में उपस्थित प्राकृतिक अम्ल होते हैं, उनको खाया जा सकता है। बताया था सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इस तरह से वो एसिड उपस्थित, मतलब वो हमने पढ़े थे, फार्मिक एसिड वगैरह। वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो आपने देखा। फिर खनिज अम्ल जो पृथ्वी के खनिजों से प्राप्त होते हैं, वो अम्लों का हमने वर्गीकरण किया था प्राप्ति स्रोत के आधार पे। अब हम बात कर रहे हैं आयनन के आधार पे। आयनन के आधार पे बात कर रहे हैं तो प्रबल और दुर्बल,
ठीक उसी प्रकार से क्षारकों की बात कर रहे हैं, क्षारक भी प्रबल और दुर्बल क्षारक होते हैं। इनके एग्जाम्पल आपको रटे होने चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे। रटना तो नहीं है हमें, कुछ भी समझा के सभी कुछ चल रहे हैं हम, लेकिन धीरे 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 आपको ये बिल्कुल आपके माइंड में बैठ जाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इनका सामान्य नाम नमक का अम्ल या नमक का तेजाब, सल्फ्यूरिक अम्ल गंधक का अम्ल, नाइट्रिक अम्ल शोरे का अम्ल, इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। बोर्ड का क्वेश्चन था ये। दुर्बल अम्ल की बात करें एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। प्रबल क्षार की बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार की बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार हमने कुछ बेसिक्स अभी शुरुआत के टॉपिक हमने देखे हैं। तो अब इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। हाँ बच्चों, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ये आज के लिए सफिशिएंट है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, लर्न करना है, और क्योंकि अगर मैंने और बताया टॉपिक तो वो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आगे हम कल जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो अम्ल और क्षार की विभिन्न अवधारणाएं या परिकल्पनाएं पढ़ेंगे। तो इस तरह से आज का ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू दोस्तों। हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आपको साइंस में मज़ा आ रहा होगा। बहुत अच्छी पढ़ा रहे हैं राजू सर हमारे। तो मुझे एक जानकारी देनी थी आपको। क्लास 10th जो नोट्स हैं इसके साइंस के या विज्ञान के जो हमारे नोट्स मिलेंगे, हमने क्या है चैप्टर बाई चैप्टर सर ने नोट्स बनवा रखे हैं। तो वो सारे के सारे नोट्स हमारी एक एप्लीकेशन है लक्की एजुकेशन ऐप। तो आप चाहो तो इसको अपने मोबाइल में, ध्यान रखना अपने एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर, जब आप प्ले स्टोर में जाओगे तो प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है लक्की एजुकेशन। लक्की एजुकेशन ऐप जब सर्च करोगे तो वहाँ पर आ जाएगी, पेड़ का सा निशान होगा, वहाँ से ये ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप में अंदर जाओगे तो वहाँ पर एक कोर्स मिलेगा आपको, कक्षा 10 विज्ञान RBSE। तो इस वाले कोर्स में, जो कि राजू सर के द्वारा पूरा की पूरा निर्मित है, इस कोर्स के जो निर्माता हैं वो हैं हमारे राजू शर्मा जी, ठीक है। इन्होंने पूरा कोर्स इसको डिजाइन किया है। तो यहाँ पर आपको प्रत्येक चैप्टर के यहाँ पर वीडियोज मिलेंगे। हो सकता है एक चैप्टर में 10 वीडियो हो, 15 वीडियो हो, 25 वीडियो हो, वो डिपेंड करता है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि टॉपिक बाई टॉपिक आपके वीडियोज तैयार किए जाएँ। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है, नंबर 1 वीडियोज मिलेंगे चैप्टर वाइज, नंबर 2 नोट्स मिलेंगे चैप्टर वाइज, नंबर 3 यहाँ पे टेस्ट पेपर मिलेंगे आपको, नंबर 4 पिछली साल के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं वो भी यहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर मोबाइल में आप अपने में आसानी से पूरा की पूरा कोर्स पढ़ सकते हो। तो पूरा की पूरा कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 7014652256। कोर्स से संबंधित कोई भी आपको जानकारी लेनी है तो आप यहाँ पर ले सकते हो। थैंक यू सो मच।